हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेलवाल सेंटर नॉलेज फॉर ऑल। आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के वेरियस टॉपिक्स को कवर किया था और हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे उसमें से। जो पॉइंट्स एग्जाम्स में हमने देखा बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर में, चाहे वो CDS का पेपर हो, चाहे वो NDA का पेपर हो, और बहुत सारे डिफरेंट पेपर में वो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। अब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ लेफ्ट ओवर कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे जो हमने छोड़ दिए थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एसिड क्या होते हैं। फ्रेंड्स, एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में जाने पे H+ आयंस को फर्निश करते हैं। मींस जो जैसे ही हम उनको पानी में डालेंगे वो डिसोशिएट हो जाएंगे और उनमें से एक जो आयन निकलेगा वो H+ आयन होगा। अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब वो एसिड है। और वहीं पे बेस वैसे कंपाउंड होते हैं जो लोग पानी पे जाने पे OH- आयंस फर्निश करते हैं। जब वो OH- आयंस फर्निश करेंगे तो उन्हें हम बेस कहेंगे। फ्रेंड्स, टेस्ट में एसिड जो होता है वो थोड़ा खट्टा सा होता है। आप लोगों को कभी खट्टे डकार आते हैं हम लोगों को, तो हम वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पेट में एक एसिड प्रेजेंट है जिसे हम गैस्ट्रिक जूसेस जैसे कि HCl वगैरह, उसके वजह से हमें खट्टे डकार आते हैं। तो इससे पता लगता है कि जो एसिड्स हैं उनका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा खट्टा होता है। और बेस, जैसे कि हम सोप वगैरह, साबुन वगैरह कभी गलती से नहाते हुए मुंह में चले जाता है तो उसका टेस्ट पता लगता है वो थोड़ा कड़वा सा होता है, क्योंकि जो बेस हो वो साबुन होता है उसमें बेस प्रेजेंट होता है। अब ये तो हमने इनकी डेफिनेशंस बता दी। वेरियस डेफिनेशंस अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा बताई गई है एसिड और बेसिस की। हमने जो हमारे लिए ज़रूरत है उसकी वही पढ़ा है। आगे हम देखते हैं कि टेस्ट, कि डिफरेंट टेस्ट कौन कौन से हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। सबसे पहले इंडिकेटर्स बता दूं मैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि या तो फिर अपना कलर या फिर अपनी स्मेल चेंज कर देंगे जब हम उनको एसिड या बेस इंट्रोड्यूस करेंगे उनमें। इंडिकेटर्स बोलो या चाहे एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलो। एसिड बेस इंडिकेटर्स या तो नेचुरल होंगे, आर्टिफिशियल होंगे या फिर ऑल फैक्ट्री होंगे। जो नेचुरल है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया। आर्टिफिशियल में फिनोफ्थलीन आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड और बेस। जब हम उन पे एसिड या बेस लाएंगे तो वो अपनी स्मेल ही चेंज कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है कि बेस है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ओनियन और वेनिला। फ्रेंड्स, अब आगे समझते हैं कि एसिड और बेस इन इंडिकेटर्स में क्या एक्शन होता है एसिड और बेस का, जब हम एसिड और बेस को इन नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में डालते हैं क्या कलर चेंज होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछता है, व्हाट इज़ द कलर चेंज व्हेन एसिड इज एडेड टू फिनोफ्थलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये जो टेबल है इसको आप अपनी कॉपी में बनाएं और इसको याद करें। मैंने हर बार बोला है आपको कि जब भी यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ आप एक पेन और एक नोटबुक लेके जरूर बैठें, छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट बनाएं और उन्हें याद करें, रिवाइज करें बार बार, ताकि वो आपको याद हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे। ये जैसे लिटमस मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले लिटमस, जैसे कि हमने जाना था, लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। जो लिटमस होता है वो ब्लू टू रेड चेंज हो जाता है ऑन एसिड, और रेड टू ब्लू चेंज हो जाता है ऑन बेस। देखो, हम इसको थोड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जो एसिड होता है वो भभकता लाल लाल सा होता है, तो इसलिए वो ब्लू टू रेड चेंज हो गया है लिटमस, और बेस रेड से ब्लू चेंज हो गया है, उसका उल्टा। मिथाइल ऑरेंज में भी जस्ट ऐसे ही हो रहा है, ऑरेंज टू रेड हो जा रहा है। ऑरेंज कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर, वो ऑरेंज टू रेड हो चुका है एसिड में, और बेस में वो ऑरेंज टू येलो हो चुका है, मतलब थोड़ा धीमा हो चुका है और कलर लाइट हो चुका है उसका। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का अपना कलर कोई भी नहीं होता, वो कलरलेस होता है, और एसिड में भी वो रिमेन्स कलरलेस, मतलब कोई भी कलर चेंज नहीं होता है उसका एसिड में। अगर हम बात करें बेस में, तो फिनोफ्थलीन बेस में कलरलेस टू पिंक चेंज हो जाता है। तो ये इजीली हम इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। लास्ट हम पढ़ेंगे टर्मरिक। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक एसिड में येलो ही रहता है। हमें पता है टर्मरिक का अपना कलर येलो है, तो एसिड में भी वो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो येलो ही रहेगा। और वो बेस में जाने में येलो से पिंकिश रेड हो जाता है, या डार्क पिंक रेड टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको याद, इस तरीके से इस टेबल को याद कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। अब हमने जब ये पढ़ लिया है कि एसिड बेस को हम कैसे कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि क्या कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं एसिड और बेस की। सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड और बेस की मेटल्स के साथ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस, विच गैस इज रिलीज्ड, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो हमें याद रखना है हाइड्रोजन गैस। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने वही नोट करे हैं, वही दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही याद कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हम देखते हैं बेस। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देगा, सॉल्ट तो देगा बट एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। फ्रेंड्स इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एसिड और बेस, एसिड या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप की रिएक्शन होती है। हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़नी है, अगला चैप्टर या फिर कभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जो है रिएक्शंस पे बेस्ड होगा। हम देखेंगे कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती हैं। तो ये जो एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है फ्रेंड्स। डिस्प्लेस करता है मेटल एसिड से क्या करता है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा या डिस्प्लेस कर देगा, और वहाँ पे अपने आप ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन से रिएक्शन है जो हमने कंटिन्यू करनी है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन जो फ्रेंड वो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स। हम पूरी रिएक्शन नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं। फ्रेंड्स प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं एक सॉल्ट, एक CO2 और एक H2O। सॉल्ट, CO2 गैस और H2O मतलब पानी निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्शन देख लेते हैं, Na2CO3, ये सॉलिड है, इसमें 2HCl डाला, मतलब ये मेटल कार्बोनेट है, इसमें एसिड डाला तो ये क्या बन गया, एक सॉल्ट बना NaCl, CO2 गैस निकली और पानी निकला H2O। तो फ्रेंड्स हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट निकले हैं, CO2 गैस और H2O। अब देखो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे कार्बोनेट हमें दिख रहा है। जब कार्बोनेट दिख रहा है तो इसकी जब एसिड के साथ रिएक्शन होगी फ्रेंड्स CO2 गैस निकलेगी, क्योंकि इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट था। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि CO2 गैस इवॉल्व होती है जब मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब हम जान लेते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन साथ में कैसे होगी। फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि जब एसिड और बेस साथ में मिलते हैं तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड है, देखो एसिड एक होता है, बेस एक साइड है। अब जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो जो एसिड का इफेक्ट होगा वो बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो बेस का इफेक्ट है वो एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब दोनों का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस साथ में मिलते हैं और सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलता है। फ्रेंड्स अब जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे पक्का आता ही आता है, किसी ना किसी एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। हमने क्या करा, मेटल ऑक्साइड की हमने जब एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो हमें एक सॉल्ट और एक वाटर मिला, तो इससे हमें पता चला कि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक है। तो हम इसे डायरेक्टली याद रखेंगे, जैसे कि एग्जांपल में Na2O और MgO, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, दोनों के दोनों बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो ऑप्शन में आएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ABCD, और उसमें एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमें लिखना है एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं हमारे एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है CO2। तो फ्रेंड्स इसको हमें डायरेक्टली याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं कि हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ इज एसिड डाइल्यूटेड। एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाए, मतलब उसके जो कितना एसिड डाइल्यूट, एक होता है कंसनट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड वो होता है जिसमें H+ आयंस का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब थोड़े से ही एसिड में H+ आयंस ज़्यादा निकलेंगे जब हम उनको पानी में डालेंगे, वो कंसनट्रेटेड होता है। और डाइल्यूट वो होता है जब हम उनको एसिड को पानी में डालेंगे लेकिन H+ आयंस कम निकलेंगे, तो उसे हम डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। अब हम एसिड को डाइल्यूट करें तो करें कैसे। देखो एसिड को हम किसी भी चीज़ को पतला कैसे करते हैं, जैसे हमको अगर सपोज हमने देखा है दूध में लोग पानी मिलाते हैं तो उसे पतला कर देते हैं, तो दूध में पानी मिलाएं अगर दूध को पतला करना है। लेकिन एसिड में ऐसा नहीं होता है, अगर एसिड को पतला करना है या डाइल्यूट करना है तो हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, हम जस्ट अपोजिट करेंगे। हम पानी में एसिड को डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे और उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे, घुलाते रहेंगे। फ्रेंड्स ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम एसिड में पानी को डालेंगे तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और उससे क्या होगा, जो एसिड होगा वो उसके छींटे आएंगे और हमारे शरीर पे गिर सकते हैं। इसीलिए हम इसको धीरे धीरे करके पानी में एसिड को डालते हैं और उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है pH और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। फ्रेंड्स pH और यूनिवर्सल इंडिकेटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और अभी भी आते ही रहेंगे। तो देखो ये कुछ नहीं है, एक पेपर टाइप का है जिसमें 0 से 14 तक नंबर लिखा हुआ है। सिर्फ 7 एक न्यूट्रल है, 7 न्यूट्रल होता है, 14 मोस्ट बेसिक होता है और 0 मोस्ट एसिडिक होता है। अच्छा pH आयन दिखाता क्या है, pH इंडिकेटर दिखाता क्या है। pH इंडिकेटर दिखाता है कि कितना ज़्यादा H+ आयन है, जितना ज़्यादा H+ आयन प्रेजेंट होंगे उतना कम pH होगा, और जितना
कम H प्लस आयन होगा उतना ज़्यादा pH होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे pH बिल्कुल कम होगा। तो जैसे जैसे हम 7 से पीछे की तरफ आएंगे वो हो जाएगा मोर एंड मोर एसिडिक, और जैसे जैसे हम 7 से आगे जाएंगे वो हो जाएगा मोर एंड मोर बेसिक। फ्रेंड्स, इसीलिए ये जो pH इंडिकेटर है इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से पीछे की तरफ आएंगे तो एसिडिक होगा, जैसे जैसे पीछे आएंगे 1 0 1 2, और जैसे जैसे हम 7 से आगे जाएंगे 8 9 10 11 12 तो ये ज़्यादा बेसिक होता चला जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन सब्सटेंस देखते हैं और उनका पीएच जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसका पीएच बता दो भाई, सलाइवा का पीएच बता दो क्या होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है, प्योर वाटर का पीएच क्या होता है, लेमन जूस का क्या पीएच है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। सलाइवा का 6.7, ब्लड का 7.35 से 7.45, प्योर वाटर का 7 होता है, बुक में 7.4 दिया हुआ है, हम जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से टिक करेंगे। लेमन जूस 2.2, गैस्ट्रिक जूस 1.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फ्रेंड्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका पीएच NaOH, इसका पीएच होगा 14। ये सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो पीएच का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एवरीडे लाइफ में, ये ध्यान रखना है इसको। देखो सबसे पहले एसिड रेन, हमारा जो शरीर होता है वो कुछ एक पर्टिकुलर पीएच रेंज 7 से थोड़ा आगे 7 से 7.5 के आसपास हमारा पीएच बॉडी वर्क करती है, या फिर हमें उसको सहन कर सकते हैं हम उस पानी को, या फिर इतने पीएच को हम सहन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के पीएच को। लेकिन अगर पीएच कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएगा, मतलब पीछे या फिर एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, तो हम उसको ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर पीएच पानी का 5.6 से कम हो जाए, कितने से 5.6 से अगर वो कम हो जाए तो वो रेन होती है जो, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन, तो हमें लिखना है लेस देन 5.6 जो ऑप्शन होगा। फिर पीएच ऑफ सॉइल दूसरा इंपॉर्टेंस है। देखो हमारे डेली लाइफ में जो किसान होते हैं, किसान भाई लोग होते हैं, उनको अपना सॉइल का पीएच चेक कराना पड़ता है ताकि वो उसमें उस तरीके से एडिटिव डाल सकें। अगर सॉइल बेसिक है तो अगर उसे एसिडिक न्यूट्रल बनानी है तो फिर वो थोड़ा एसिड डाल देगा, तो उस हिसाब से सॉइल का पीएच जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो फ्रेंड्स मैंने पिछली वीडियो में भी शायद आपको एंटा एसिड बताया था। देखो हमारे पेट में जो है वो एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम HCl बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके बहुत सारे काम होते हैं, इसको हम अगली वीडियो में जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि क्या क्या काम HCl के होते हैं। देखो बेसिकली HCl का एक मेन इंपॉर्टेंट काम तो ये होता है कि वो जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, जितने भी पेट में बैक्टीरिया खाने के साथ आते हैं उनको ख़त्म कर देता है, और एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है पेट में। तो ये HCl का मेनली काम है। लेकिन जब HCl हमारे पेट में एक्सेसिव अमाउंट में निकलना लग जाता है तो हमारे को एसिडिटी हो जाती है, इसलिए हम क्या खाते हैं एंटा एसिड, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो मैंने बताया था MgOH होल ट्वाइस। फ्रेंड्स इसको ध्यान रखना है कि हमें पीएच डाइजेस्टिव जूसेस का पता होना चाहिए ताकि हम इससे हम एंटा एसिड बना सकें और हम इसको क्योर कर सकें। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है पीएच का वो है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। फ्रेंड्स ये पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में आया है कि ये टूथ डिके का बताओ कि पीएच कब होता है, क्या पीएच होता है जब टूथ डिके शुरू होता है। जब हमारे माउथ के अंदर पीएच लेस देन 5.5 होगा, क्या बोला, लेस देन 5.5 होगा, तो फिर तो फिर हमारे दांत जो होंगे, टूथ इनेमल जो होगा वो खराब होने लग जाएगा। देखो टूथ इनेमल जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, या फिर डायरेक्टली हम बोले कैल्शियम फॉस्फेट। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम फॉस्फेट पूछता है कि इनेमल किस चीज़ से बना है, हमारे टूथ का इनेमल, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, ये टूथ का इनेमल किस चीज़ से बना है, ये बना है कैल्शियम फॉस्फेट से या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। ये दोनों नाम हमें याद रखने हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। 5th पॉइंट सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। देखो ये सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स क्या है, हमने देखा था, हमने पिछले वीडियोस में देखा था आंट स्टिंग या फिर नीटल स्टिंग। इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इनमें एसिड प्रेजेंट होता है मिथेनोइक एसिड। तो जब भी कोई ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, ये डंक मारते हैं और उनके डंक में एसिड प्रेजेंट होता है, तो जो दूसरा जानवर होता है या कोई भी जिस पे ये डंक मारते हैं उसको थोड़ी स्किन में उसके इरिटेशन होती है। तो उस इरिटेशन को खत्म करने के लिए आपने देखा होगा हम कई बार क्रीम लगाते हैं जिसमें बेस प्रेजेंट होता है ताकि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएच इन एवरीडे लाइफ। लेकिन इसमें सबसे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक एसिड रेन का है जिसमें पीएच लेस देन 5.6 हो जाता है तो वो एसिड रेन कहलाता है, और दूसरा ये टूथ डिके का है।
टूथ इनेमल किस चीज़ का बना होता है, एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट कि पीएच कितना होना चाहिए कि टूथ डिके शुरू हो जाए, लेस देन 5.5। जब इतना होगा तो हमारे मुंह में अगर पीएच इतना इससे कम होगा, 5.5 से कम होगा, तो डेफिनेटली हमारे टूथ इनेमल खराब होने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सारा का सारा हमारी बुक में है और ये हमने पढ़ लिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि डेफिनेटली एग्जाम में आते ही आते हैं और आएंगे। CDS 1 2022 में आने वाला क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आप देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे आपको, डायरेक्टली यही क्वेश्चन होंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स फ्रेंड्स मैं आपके लिए लाया हूँ और ये पॉइंट्स हैं, किंग ऑफ एसिड किसे बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। क्वीन ऑफ एसिड नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं और किंग ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा चैप्टर निपटा दिया है और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा सिलेबस ही लिमिटेड है। जैसे मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, पुरानी वीडियोस में सिलेबस बहुत लिमिटेड है और यही 9th और 10th की बुक से ही आता है। तो 10th की इस बुक से चैप्टर 2 जो मैंने पढ़ाया है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इससे बाहर नहीं आने वाला है। मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड, अब देखो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी नई वीडियो लाऊं मैं, किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं और क्या आप पढ़ना चाहेंगे। मैंने सारे टॉपिक आपको ढंग से एक्सप्लेन करने हैं और पूरी साइंस कवर करनी है CDS 1 2022 पेपर से पहले, और आपको 25+ जैसे कि मैंने बोला है उतने नंबर आप डेफिनेटली स्कोर करोगे ही करोगे। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं CDS की या किसी भी पेपर की, जिनको साइंस में प्रॉब्लम आती है, उनको अब से साइंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप नोट्स जरूर बनाएं इनके, जो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करते रहें, 1 दिन 2 दिन बाद रिवाइज करेंगे, आपको ये परमानेंटली याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को। ओके फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।